अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोनों मुझे देखकर घबरा गया। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फ़ौरन ही मुस्करा कर कहा, शाह जी बड़े आज़ाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते। आप बेफिक्र हैं, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शराजी और उमर ख़याम के ऐसे शेर सुना डले जिनमें सागर और मीना का तज़किरा था। नतीजतन वो खूब खुल गया और गिलास दोबारा मेज़ पर रख लिए। वो मरकज़ी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फैज थे जहाँ से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थीं। मैंने उन दोनों की शक्लें और नाम जहन में नक्श कर लिए। उनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वह खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसका नाम को छोड़ें, आप उसे बेग साहब कह लें, या मैं मुहिब वतन बेग साहब से मदरत चाहूँगा। ये गंजा मिस्टर बेग मरकज़ी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल संध्या के वाकई उसे हुकूमत के राज बहम पहुँचा रहा था तो वो पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गुरविदा कर लिया। मैंने उसे उसका फ़ोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी मुझे इजाज़त दो, हमारे वजीफ़े का वक्त हो रहा है, इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा, खुदा हाफिज़। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। नमस्कार। शबाना ने दाएं बाएं देखा और दबी ज़बान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी वक्त भी इस्लामाबाद से कूच करना है और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदेश यानी मास्टर फिरोजद्दीन घड़ी साहब से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चुनाचे मैं जल्द से जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम यह थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूँ और उनको सब कुछ बता दूँ। फिर नहायत होशमंदाना हिकमत अमली से इन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर इनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में ले लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया जाए। कहा उसके साथ मुझे भी क्यों न अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी। मैं जहां भी जाता था मुझे निगाह में रखा जाता था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे देख ना सकें। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज़ शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर जाती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मेली चादरें और तौलिया वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक्त देखा, शाम के 4 बजे थे। मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी। फिर किसी खतून ने रिसीवर उठा लिया। मैंने छूटते ही कहा, बेटी मैं रूहानी आमिल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। जी शाह जी, मैं उन्हें फ़ोन देती हूँ। चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद एक भारी आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम शाह साहब, इस गुनहगार को कैसे याद फरमाया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आज शाम का वक्त दे सकें तो बड़ी नवाजिश होगी। जब चाहें तशरीफ़ ले आएँ शाह साहब, मैं आज शाम घर पर ही हूँ, तो फिर मैं 7 बजे शाम पहुँच जाऊँगा। यह कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और कमरा ला करके लॉबी में बैठ गया। लाउंज में बैठकर ठंडा मशरूब पीने लगा। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के खाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तय खाने के ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। मुलाजिम उसमें मेरी चादरें वगैरह भरने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों जैसे हुलिया के बैसे मुलाजमों और वैन के ड्राइवर ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम करके मुसाफा किया। मैंने इधर उधर की बातें की और जब वैन जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर वाले पुल पर उतार देना। बहुत बेहतर शाह जी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाएं। मैंने कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, जहाँ ज़रा गर्माइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे ज़ुकाम हो रहा है। ये कहकर मैं मेरी चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब ना बाहर देख सकता था और ना ही बाहर का कोई शख्स मुझे देख सकता था। वैन तहखाने से निकलकर माल रोड पर रवाना हो गई और 5-7 मिनट बाद ड्राइवर ने कभी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकाल कर कहा, शाह जी नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जानिब पहुंच कर रुक गई। मैं नीचे उतर आया, ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया
और तेज़ी से ढलान उतर कर दरख्तों में से होता हुआ आगे बढ़ गया। काफ़ी आगे जाकर मैं मियाँ मीर कॉलोनी में निकल आया। एक चौराहे से रक्षा लिया और उसे चीफ की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफ़ी फासले पर था। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम के 6:30 बज गए। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पेशानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा कि मैं क्या पीऊँगा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने शरबत नोश किया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं उनसे कौन सी खास बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्ते चौधरी साहब के आगे उलट दिए, अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि इस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई, बल्कि अपना रूहानी असर डालकर उसे कायल किया कि वो हर हफ्ते हुकूमत की किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे, ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाह जी, मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि थाने फ़ोन करके पुलिस को तलब करे। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं सख्ते में आ गया। एक लम्हे के लिए आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ मेरे सामने पिस्तौल हाथ में लिए बैठा था। खेल का नक्शा ही बदल गया था। मैं उसे एतमाद में लेकर मुल्क दुश्मन नासिर को गिरफ्तार करवाना चाहता था, लेकिन उल्टा मुझे जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। गोया एक काल कोठड़ी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी, जहाँ मैं अजीतें सहते और एड़ियाँ रगड़ते हुए मर जाऊँगा। ऐसी इबरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचा ले जाने वाला एक सरफरोश है। मुसीबत यह थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार अफीसर था, जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाऊँ। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और उसे फैसलाबाद वाली कुलसोम का भी हवाला दिया कि वो उसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैं भारतीय जासूस नहीं हूँ। लेकिन चौधरी साहब पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी ही तरफ रहा। तब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे थे। उनके और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल मेज थी, जिस पर शीशे की एस्ट्रे मौजूद थी। उनकी आंखें मुझ पर मरकूज थीं। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी साहब की तवज्जो किसी तरीके से एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। यह मौका कुदरत ने मुझे फ़ौरन मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साल बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फरीगल राग लगा है कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। उन्होंने बेटी की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे इतनी ही मोहलत दरकार थी। मेरी बाईं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर कर दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई, लेकिन इस दौरान मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल उनके हाथ से छोड़कर कलीन पर गिर पड़ा। उनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपेट कर पिस्तौल उठा लिया। उसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दिया और उन्हें फर्श से उठा दिया। उनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामद को पिस्तौल की जद पर देखा तो उसके हलक से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज़ की दराज में से अपनी जासूसी की चीज़ें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में किया और खिड़की से बाहर बाग में छलांग लगा दिया। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। यह सारा इलाका मेरा देखा भला था। होटल वापस जाने की बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी तखीर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदेश चंद उर्फ मास्टर फिरोजुद्दीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दें। उनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने एक पब्लिक टेलीफोन बॉक्स से चौधरी साहब को फ़ोन कर दिया
दूसरी तरफ से चौधरी ही ने रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत के अपनी जगह से उछल पड़े। मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं आपकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुका हूँ और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें, आपका पिस्तौल भी मेरे साथ होगा। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुंच गया। 8:30 का वक्त होगा। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आस-पास छुपे हुए हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं यह सब कुछ अपने वतन पाक की सलामियत और इस काम की खातिर कर रहा था। और चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद उनकी कोठी पर आ गया था कि उन्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। जो ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमदार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया। चौधरी साहब, क्या अभी आपको यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आज़ाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा कि अब मैं चाहूँगा कि जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदेश चंद की निशानदही की है, उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार कर लो। जगदेश चंद का एड्रेस बताओ। मैंने अपने कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। जगदेश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना यानी संध्या ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदेश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी अजीतें बर्दाश्त कर ली और कुछ न बताया या खुदकुशी करने में कामयाब हो गया। तो हम इस रिएक्ट के दूसरे जासूसों को सारी ज़िंदगी ना पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे होते हुए मुल्क दुश्मन नासिर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गुरों का एतमाद हासिल है, चुनाचे मेरे लिए उनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने उनकी तरफ झुककर कहा, अब आपको एक काम करना है। मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम न होने पर क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तुम फिक्र न करो, यह बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्तगाह से टेक लगा दिया। शबाना के पास मरकज़ी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वह उनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों अफसरों को किसी बहाने फ़ौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि वह आइंदा दुश्मन को कोई इतला न पहुँचा सकें। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों के हुलिया और उनके महकमे के बारे में बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। ये जिम्मेदार अफसर नहीं हैं। जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं किया करते। मैंने उठते हुए कहा, अब मैं जाता हूँ। मैं आपसे रब्ता रखूँगा। मैं अपना शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूँगा। आपके लिए यही मेरा कोड होगा। चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर अपना एक इंतहाई खुफिया फ़ोन नंबर लिख कर दिया और कहा कि यह मेरा ख़ास नंबर है। तुम मुझे जहाँ से भी इस नंबर पर फ़ोन करोगे, तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुँचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आज़ाद हो चुका था। एक ख़तरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन नासिर की बेखनी के लिए आज़ाद हो गया था। दूसरे रोज़ नाश्ता करने के बाद मैं कज़न शबाना की कोठी जा पहुंचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है या ये मेरा वहम है। शबाना भी अपने ख्वाबगाह में सो रही थी। उसकी उधेड़ उम्र मुलाजमा ने मुझे अपनी मलकन का पीर समझकर बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने मुलाजमा के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआ दिया और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि वो जब से दुबई गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा, अपनी माँ को भुला दिया है। कोई ऐसा अमल पढ़ें कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरत फातिहा 11 बार पढ़कर खुदा से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे बाद शबाना आ गई। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सुर्ख रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही ठुठक सी गई।
फिर उसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाज़ा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम राज चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लिपेटते हुए कहा, माई डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर यहाँ भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूँ और मुफीद मालूमात हासिल करूँ। भगवान की दया से मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बन गए हैं। फिर कोई ख़ास बात मालूम हुई? उसने मुस्करा कर पूछा। मैंने उसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा, पहली मुलाकात में इस किस्म की हमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज़ मुलाजमीन पर शुबा है और उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम्हें होशियार रहने की ज़रूरत है। शबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी। फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल मनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी तरह ब्रीफिंग नहीं दी गई। उसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहाँ से चले जाने में ही मसला समझी। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट सुलगाकर हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए खां से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए खुफिया पैगाम है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानब देखा। कालीदास ने रात 12 बजे फ़ोन किया था। फ़ौरन फैसलाबाद जाकर जगदीश चंद से मिला। मैं समझ गया कि कालीदास उस इंडियन जासूस का नाम होगा जो मुझे रावलपिंडी स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। ओके सिस्टर, नमस्कार। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाह कि उसकी यह दावत कबूल कर लूँ, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफ़ी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कर्नल मनी, तुम एक चीज़ भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा। उसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें जर्द कागज़ से किया हुआ रखा था। उस कागज़ पर फैसलाबाद के जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजुद्दीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना होना था। मैंने रात ही को होटल का सारा हिसाब चुकाकर ब्रीफ केस तैयार कर लिया। पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सिगार निकाल कर अपने चुके की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर मुँह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं उसके तमाम गली कूचों और बाज़ारों से वाकिफ़ था। मैं सीधा मतलूबा बाज़ार में पहुंचकर मास्टर फिरोजुद्दीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। यह एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक मुनहन्निस आदमी आंख पर मुहद्दब अदसा चढ़ाई एक घड़ी की मरम्मत कर रहा था। सर के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे थे। मैंने अपनी कलाई घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सलाम के जवाब में उसने वालेकुम अस्सलाम कहा और आंख से खोल उतार कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें करंजी थीं और उनमें बला की तेज चमक थी। यह हिंदू 8-10 बरस से पाकिस्तान के इस सनती शहर में बैठा भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मैंने घड़ी उसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी चलते चलते रुक जाती है, ज़रा देखिए इसमें क्या खराबी है। मास्टर फिरोजुद्दीन ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा और बोला, यह तो ऑटोमेटिक है। मौलवी साहब इसे बंद रखा करें, खोल कर रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों के कते लगे थे। शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थीं। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर निस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वह उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रस्ट वॉच निकाल कर उसके सामने रख दिया। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने पर्स में रखते हुए उजरत पूछी तो उसने निहायत खुशखलकी से कहा, बेगम साहब, इसमें कोई ख़ास खराबी नहीं थी। मैं कोई उजरत नहीं लूँगा, आपकी अपनी दुकान है। नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है। ये कहकर खातून ने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ी साज ने नोट उठाकर काउंटर की दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेजारी से देखकर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस इसे सोते वक्त भी बांध कर रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा कि कागज़ का टुकड़ा मिल जाएगा, मैं आपको अपना एड्रेस लिख कर देना चाहता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है मौलवी जी, शायद कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। उसने बेदिली से कागज़ का टुकड़ा निकाल कर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगा।
मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज़ पर हिंदी में लिखा मिशन पायमल कर्नल नरवणे। कागज़ का टुकड़ा मैंने उसके सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही घड़ी सांस की आंखों से लगा हुआ खोल जैसे अपने नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर साका सा हो गया। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर बिना देखा हाथ में पकड़ी हुई घड़ी उसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, यह घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मेला कुचेला बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तपई पर चाय की केतली और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस कोठरी में एक तंगोतरी गुसलखाना भी था। घड़ी सांस गुसलखाने में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में कागज़ का एक मेला सा टुकड़ा था। कागज़ मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज़ के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरी को काटती हुई गुजर रही थीं। तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट हैं। ये लोग पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे, मगर कुछ अरसे से ये हमनवा बन गए हैं। उनसे मिलो और उन्हें वीटू गोलियां खिलाओ। इसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से 2 मील दूर समंदर के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजदूर फ़कीर मिलेगा। उसे ये कागज़ दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। जगदीश चंद ने जल्दी जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहाँ से बाहर आ गया। मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पहुँचा। वहाँ से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुँचा दिया। मुल्तान से शाम की फ़्लाइट से मैं कराची की तरफ परवाज़ कर गया। कराची पहुँचा तो रात हो चुकी थी। इस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजदूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए एक होटल में कमरा ले लिया। वसूल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम यह किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज़ का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मेला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंधी टोपी खरीद कर सर पर पहन लिया। गर्म चादर कमरे में ही रहने दिया। अपना जासूसी का सामान सदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। मौसम साफ था। फिजा में हल्की हल्की गर्मी थी, मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समंदर के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती है। इस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खरामा खरामा समंदर के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला होगा कि दाहिनी जानिब जहाँ फ्लैटों का सिलसिला ख़त्म होता था, वहाँ एक जगह रेत के छोटे से टीले की ओट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थीं। समझ गया कि मतलूब आदमी इस झोंपड़ी में मुकीम है और उसने यहाँ नकली पीरी मुरीदी का पाखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुई। 2 आदमियों ने आगे बढ़कर मेरे पाँव भी छुए। मैंने उनके सर पर हाथ रख कर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम अंदर से आवाज़ आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा, तेरा बाप भी मिलेगा, ज़रा तू ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी ज़िंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा।